तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद एटॉमिक स्ट्रक्चर और पहला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो, एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 10 की पावर -27 किलोग्राम। और आपको एक मोल का मास निकालना है। एक मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन्स का मास आपको निकालना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहां से मास निकल जाएगा। जो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -3 किलोग्राम आ जाएगा। आपके लिए भी मैसेज है कि जब कोई आंसर बहुत छोटा आ रहा हो तो आप यूनिट छोटी कर लिया करो ताकि आंसर थोड़ा ठीक ठाक सा दिखे। बी पार्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। चार्ज भी है। क्या कह रहे बी पार्ट में? हाँ, बी पार्ट है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो एक मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा वो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा। जब भी कभी आपको चार्ज पूछा जाता है बेटे, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता है। साइन रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक हमें साइन क्वेश्चन में ना कहा जाए तो कभी कोई कहेगा नहीं आपको। हमेशा चार्ज स्पीसीज का जब कभी चार्ज निकालने के लिए कहा जाता है न्यूमेरिकली, तो वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा जाता है, साइन नहीं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। हाँ जी, एक मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले ये चेक कर लेते हैं। कार्बन में मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रॉन गिनने हो तो बस एटॉमिक नंबर गिन लो। हाँ जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो फिर आपको पूछा हुआ है कि एक मोल में कितने होंगे, तो 6.022 10 की पावर 23 मीथेन के मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 की पावर 24। अगर आपकी किसी की क्लास होती है, आपको 5-10 मिनट पहले निकलना है तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप निकल सकते हो। ये बागेश्वर धाम का खुला दरबार है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अपना भला बुरा अपने आप देखो, बाकी रिकॉर्डिंग तो हम डाल ही रहे हैं। कभी कोई 5-10 मिनट की, मैंने पहले भी बोला, आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि क्लास अटेंड करनी है, और आप अच्छा कर रहे हो। मैं इसको बहुत एक्सटेंड नहीं करूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि 7, 8, 8, 9 तक आपका सिलेबस इंक्लूडिंग रिडॉक्स एंड रिवीजन खत्म किया जाए। कोई भी चीज़ अगर टाइम से ज़्यादा होती है वो भी व्यर्थ होती है। उसके बाद चाहे आप प्रॉब्लम पूछने आओ, फुल टेस्ट मैंने 5 फोटो कॉपी करा के यहाँ रख दी हैं। पांच पांच फुल टेस्ट आपको रिवीजन बुकलेट में भी लगा के दे दिए हैं, समझा दिया है कि रोज पढ़ो। 5 मैंने यहाँ भी बना के रख दी। किसी का मन में किस दिन खून खोले, कोई जोश आए,
तो आप आके टेस्ट दे सकते हो। विद इन 2 days आपको चेक होके भी मिलेगा, विद सोल्यूशन मिलेगा, उसके भी आपको साथ ही आंसर मिलेंगे। तो जो एज ए इंस्टीट्यूट में आपके लिए कर सकता हूँ, आप देख रहे हो मैं कर रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाहर मत लो। अगर आपकी कोई क्लास है 4:30 है, 4:45 पे आपको टाइम पे निकलना है, मैं नॉर्मली 4:30 तक क्लास छोड़ दूंगा। लेकिन अगर एक चैप्टर मेरे हाथ में है, उस दिन क्या हुआ ना, ब्रेक बहुत हो रहा था बार बार, क्योंकि बच्चों का पेपर था जेई का, और मेरे कुछ जो खास यहाँ के जेएसआर के हीरे जवाहरत बच्चे हैं, मौके की बात है, उन सबका अटेम्प्ट 1 फरवरी का था। तो उन बच्चों में एक थोड़ा प्यार होता है, उनको ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग लेने जाना है, तो इसलिए मैं क्लास से बाहर आ रहा था कि उनका भी समय ना खराब हो। बाकी अगर कोई टॉपिक हाथ में है तो टॉपिक खत्म करके ही छोड़ेंगे ना। तो अगर आपको निकलना आप निकल सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन भी बैठे हैं मैं आपको बोलूंगा अगर संभव है तो रिवीजन क्लासेस, रोडॉक्स बची हुई क्लासेस आप ऑफलाइन ही आके अटेंड करो। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लिखो जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? लिखो, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड in the form of small packets. Energy is emitted or absorbed in the form of small packets called quantum. Energy of quantum is proportional to frequency of radiation. जैसे कल भी मैं समझा रहा था, जब कभी कोई डेफिनेशन आती है तो फॉर्मूला देके जरूर आओ। आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला बनता है E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो आपको ये लिख के आना चाहिए। अच्छा, मान लो आप और वेले बैठे हो, तो आप लिखो E इज एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो ये भी होता है, अगर आप खाली हो तो आप और अच्छा उसको आगे फॉर्मूले को भी आप उसमें जो पैरामीटर यूज कर रहे हो उन्हें जरूर बता कर आओ। नॉर्मली केमिस्ट्री का पेपर छोटा ही आता है, छूटता तो किसी का है नहीं, तो कोई हर्ज नहीं है अपना आंसर मजबूत करने का। मेरा मानना है कि आपको ये लाइन रोज एक बार याद करनी चाहिए, व्हेन यू हिट हार्ड, तो आप कभी कंपार्टमेंट नहीं आएगी, कभी फेल नहीं होगे। अगर आप मन से पेपर करो तो जितना पेपर आता है उसको भी अगर ढंग से रिप्रेजेंट कर जाओ तो आपके नंबर कट नहीं सकते। आगे बढ़ो। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड क्वांटा। लिखो जी, एनर्जी पैकेट ऑफ विजिबल रेडिएशन, energy packet of visible radiation is called photon. Energy packet of visible radiation is called photon, and energy packet of visible radiation is called photon, and energy packet of any radiation is called quanta, and energy packet of any radiation is called quanta. Energy packet of any radiation is called quanta. नेक्स्ट है, फोर्थ आ रहा है, 25 वॉट का बल्ब है, एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, आपको पता है, और वेवलेंथ दे रखी है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड पर सेकंड। तो आपको इस क्वेश्चन में जो आपको पावर दे रखी है वो एक्चुअली आपके लिए एनर्जी है। 25 वॉट का मतलब हो गया 25 जूल एनर्जी इज एमिटेड इन 1 सेकेंड। लैम्डा आपको दिया हुआ है 6.626, 10 की पावर -10 मीटर। एच की वैल्यू आपको बताइए। सो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड निकालने हैं। तो ऐसे में आप लगाते हो फॉर्मूला ई टोटल का, इट इज NH। अब ये कन्वेंशनल चीज होती है, अगर आप इसको पकड़ पाओ तो ये यही मौके होते हैं। हम शुरुआत इस फॉर्मूले से करें, फिर हम ई की वैल्यू डालें, फिर हम फ्रीक्वेंसी को भी खोलें, हम इस पे उतावले ना हो जाएं कि हम लगा दें ई NH/λ। आप गलत नहीं है, आप ये सीधा लगा रहे हो,
लेकिन यही तो वो दिन है समझने के, यही तो ये इस वक्त की इंपॉर्टेंस है। रिप्रेजेंटेशन सीखो, इंसानों की तरह काम करना है, रोबोट्स की तरह काम करना है, स्टेप्स में काम करना है। यही तो मैं कह रहा हूं, व्हेन यू हिट इट हिट हार्ड, ये बात समझाने में टाइम लग जाता है। हो सके जैसे ये फॉर्मूला रीअरेंज करो एंड देन पुट द वैल्यूज। और आप देख तो जैसे कि मैं इजी वैल्यूज देता हूं, अगर आपसे ये भी सॉल्व नहीं हो रही तब आप खतरे में हो। कैलकुलेशन आप अपने आप घर जाके चेक करोगे, मेरे को तंग नहीं करोगे। पर सेकंड आंसर क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा बल्ब है वो 25 जूल एनर्जी देता है 1 सेकंड में, और प्लैंक्स कहता है एनर्जी हमेशा पैकेट की फॉर्म में एमिट होती है। तो हमें यही तो निकालना है कि 25 जूल एनर्जी मतलब कितने पैकेट एमिट हुए हैं इन 1 सेकंड। मैंने कभी बहुत धमाकेदार न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम में आते हुए देखे नहीं है, मतलब कि कोई ब्लास्ट कर दिया और बड़ा कुछ जबरदस्त पूछ लिया। इनफैक्ट मैंने ये देखा है आपने तजुर्बे में कि सबसे इजी न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम में आते हैं। गरीबी ये है कि बच्चों से वो भी नहीं हो रहे होते। जैसे यहाँ सिर्फ एंगस्ट्रॉम चेंज करना है, बाकी बहुत जनरल सा न्यूमेरिकल है ये। फिफ्थ क्वेश्चन आपको पता है कि ऐसे 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे, तो जस्ट टू गिव यू एक्सपीरियंस अगेन, एक रिवीजन का मकसद यही है। मैं मानता हूं कि अभी भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिल आने के लायक है, 2 नंबर तक का ये स्कूल एग्जाम में आ सकता है। ऐसे 3 क्वेश्चन थे पैकेज में एनसीईआरटी के। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है। मास नंबर 81 का मतलब क्या है? सो मास नंबर 81 है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 81 है। फिर आपको याद है असली खेल सिर्फ ये लाइन पढ़ने का था कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। इट कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? जितने प्रोटॉन है उसका 31.7% ज्यादा। और आपको पता है इन तीनों क्वेश्चनों में बस ये लाइन ही थी जो पढ़ने वाली थी। So it contain 31.7% more neutron as compared to proton, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रॉन कितने हैं? जितने प्रोटॉन है प्लस 31.7%। से वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 35 आ जाएगी, जिसका मतलब ये ब्रोमीन है, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 35 होता है। मैं अभी भी बोलूंगा आपको, द आइडियल वे इज इसी पैकेज को दोबारा लिख लो, एक एक क्वेश्चन घर जाके दोबारा सॉल्व कर लो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बात समझ में नहीं आ रही है वो पैकेज से देख लो।
सिक्स्थ आ रहा है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है -2.18 (10⁻18) N²/Z², अब देखो जेई में भी यही हो रहा है, आसान न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं लेकिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, इसलिए 12th में जिसने 11 कर ली वो गेम ले गया, क्योंकि 60% 11th आती है, 11 ज़्यादा आती है 12th कम आती है, बच्चे 11th के आउट ऑफ टच होते हैं इसलिए स्ट्रगल करते हैं। और 11th ऐसी नहीं होती बहुत धमाकेदार आती है। अब की बार तो सुना है मैंने, फिजिक्स भी जो मुझे फीडबैक दिया है बच्चों ने, फिजिक्स अब की बार आसान आई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आई है, बच्चे कहते हैं अलबत्ता बात है हमें फॉर्मूले भी नहीं आते थे। तो वही वही प्रॉब्लम है ना कि हाउ टू रिमेन इन टच, चीज़ों के टच में कैसे रहें। जब वो 12th का बवंडर आएगा, 12th में बवंडर है, स्कूलों में जा रहे होते हो आप, फिर वहाँ अलग चैप्टर, यहाँ अलग चैप्टर, फिर वही कलेश ऑर्गेनिक, उस दौरान कैसे अपने आप को आप हर संडे के संडे 11th में रखते हो, दैट डिटरमाइन योर सिलेक्शन। तो ये फॉर्मूले याद करो, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं और उन्हें, और जहां तक कॉन्सेप्ट था आयनाइजेशन एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन हीलियम आयन में है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो फर्स्ट शेल में ही होगा। और जब कहते हो आपकी आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप उसको एटम के बाहर लेके जा रहे हो, और आपको पता है एटम के बाहर को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो अभी जहां इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है हीलियम में, उसकी एनर्जी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हीलियम है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2। और फिर आप इस इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जा रहे हो, एटम के बाहर, और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 0। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, विच इज एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस। और मैं बार बार सिखाता हूं, डिफरेंस होता है बड़ा माइनस छोटा, इन्फिनिटी बड़ा है, 0 नेगेटिव से बड़ा होता है, यही वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन गेट अफेक्टेड इफ। तो ये जो क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ले रहे हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये नंबर 1 क्वेश्चन होता है 11th एग्जाम में, चाहे वो नॉर्मल टर्म्स में हो रहा हो या फाइनल एग्जाम में आ रहा हो, इन दो में से एक क्वेश्चन आना जरूरी है। क्योंकि और तो डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो एक सियानी अप्रोच रहती है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी, सेशन रीजनिंग में आने के बड़े भारी चांस होते हैं इसके। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का एंड द ब्राइटनेस ऑफ लाइट का। तो आपको याद है कि जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये कहता है कि अगर आप एक फोटोन एक एटम पे गिराओगे, तो मैं हमेशा नहीं बोलता था एक फोटोन एक एटम पे गिरेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, क्या सिंबल यूज करते हो, वर्क फंक्शन W0 प्लस, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप दे रहे हो, एनर्जी कंजर्व है, फोटोन अपने साथ 100 जूल एनर्जी लेकर आया, उस 100 जूल में से एक भाग इलेक्ट्रॉन निकालने में लग गया, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, और जितनी एनर्जी बच गई वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एंड यू नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको आप स्पीड के हिसाब से भी लिख सकते हो, यहां पे मैं यू लिख देता हूं, यू इज स्पीड। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे, हाउ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट अफेक्टेड। अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाओ, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज करोगे, देख, अगर तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है ना। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये नेगेटिव टर्म है ना। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर कम आएगा, जिससे स्पीड कम आएगी। तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी होती है मास इनटू स्पीड, मास तो चेंज हो नहीं सकता, अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी? स्पीड। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो फोटोन की, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज एनर्जी से बाहर आएगा। उतारो। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने एक बार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ब्राइटनेस ऑफ लाइट बढ़ेगी तो क्या होगा? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये था हाउ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट अफेक्टेड। कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। पहले आप बी पार्ट का आंसर लिखो। ऑन इंक्रीजिंग ब्राइटनेस ऑफ लाइट, on increasing brightness of light, there is no effect on the speed of electrons. On increasing brightness of light, there is no effect on speed of electrons. नोट लिखो, on increasing brightness, on increasing brightness, number of electron emitted increases. On increasing brightness, number of electron emitted increases. ब्राइटनेस बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है उसकी स्पीड पे असर नहीं पड़ता। ब्राइटनेस बढ़ाने पे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आते हैं, बिकॉज व्हाट इज लेस ब्राइट लाइट, जिसमें नंबर ऑफ फोटोन्स कम है। व्हाट इज ए मोर ब्राइट लाइट, जिसमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा हैं। अगर 3 फोटोन एटम पे गिरेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अगर 9 फोटोन एक साथ गिरेंगे 9 अलग अलग एटम पे, तो 9 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो विच इज ए ब्राइट लाइट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ फोटोन्स, बट उन सभी फोटॉन्स की एनर्जी सेम रहती है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आएंगे। डिफाइन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, 8th क्वेश्चन आ रहा है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। 8th का आंसर लिखो। लिखो, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट क्या होता है? circular path around the nucleus in which electron revolve. Circular path around the nucleus in which electron revolve. लिखो, बोहर gave this term. बोहर ने ये टर्म दी थी। बोहर gave this term.
ऑर्बिट शब्द बोहर ने दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अब आती है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आपको पता है कि वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। लिखो जी, ऑर्बिटल इज ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल इज ए स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum. Where probability of finding electron is maximum. देखो, azimuthal quantum number determine orbital. Azimuthal quantum number determine orbital. तो अब जैसे ये क्वेश्चन भी आपके सामने रोल मॉडल केस है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसके अराउंड न्यूक्लियस। तो आप थोड़ा सा फालतू लिखो, डेफिनेशन में कोई दीन ईमान नहीं है। डेफिनेशन में कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आप जिसे इस टाइप की रैंडम डेफिनेशन लिख रहे हो, पता नहीं कितना लिखना है। जहां भी कहीं शक आ जाए कि पता नहीं कितना लिखे, वहां ज्यादा लिख के आ जाओ। जैसे आप और क्या कर सकते थे? आप कह सकते थे ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4। और आप क्या कर सकते थे? आप कह सकते हैं ऑर्बिटल होते हैं एसपीडीएफ। सो देयर इज नो हार्म इफ यू आर राइटिंग 1 और 2 लाइंस एक्स्ट्रा। तो हर्ज नहीं है, ये भी माइंड मेकअप यहां से लेके चलो, आगे बढ़ो। 9th क्वेश्चन आ रहा है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद 0 वेलोसिटी व्हेन 100 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन इज एक्सपोज्ड। W नॉट निकालना है, ब्रैकेट में लिखो वर्क फंक्शन निकालना है। W नॉट होता है वर्क फंक्शन और न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ज्यादा एक्सपेक्टेड रहता है। उसकी वजह ऐसी कैलकुलेशन आसान रहती है और फोटो इफेक्ट की बात भी हो जाती है। क्वेश्चन में साफ कह रखा है इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद द 0 वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई आपके इलेक्ट्रॉन की, और आपको वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपको दे रखा है 100 एंगस्ट्रॉम। तो आपको निकालना है वर्क फंक्शन। तो प्रॉब्लम यहां है, अगर आपसे ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होती, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो किसी से भी सॉल्व नहीं होते, वो तो मुझसे भी सॉल्व नहीं होते। उन्होंने जो वैल्यू दी है वो तो कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। पर अगर हमसे ये भी नहीं हो रहा, तब आप खतरे में हो। हाँ, बिल्कुल भी स्टेप्स मत तोड़ो। इसलिए ये कंडीशनिंग क्लासेस होती हैं। हमें लग रहा है हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन तो हो रही है। कंडीशनिंग, माइंड की कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। हाँ जी, कौन सा स्टेप तोड़ दिया? अच्छा, वो चाह रहे हो, वो नहीं लिखा? चलो ऐड कर लो, कोई नहीं। ईपी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां से शुरू कर लो, वो सही रहेगा। थोड़ा बातों में ध्यान चल रहा है ना, समझाने में तो वहीं दिमाग जाई जा रहा है। उसके बाद यहां से ले लो।
सेकेंड पार्ट है, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो वो फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, हमें न्यू नॉट निकालना है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। हाँ जी, अगला आ रहा है 10 क्वेश्चन। आपको पता है ये एक क्वेश्चन दे दिया मैंने टू कवर स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड शेल टू सेकेंड शेल, सीरीज बतानी है, रीजन बताना है और वेव नंबर निकालना है। तो हमें अपने आप को पक्का करना होता है, एक ही क्वेश्चन से वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाए ऐसी कोशिश करनी होती है। हाँ जी, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा कहां रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आए, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड शेल में आए तो सीरीज कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज। रीजन कौन सा होता है, विजिबल। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रीफंड, 5 सीरीज है। इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आए लेकिन फर्स्ट शेल पे आए तो लाइमन, सेकंड पे आए तो बाल्मर, थर्ड पे आए तो पास्चीन, फोर्थ पे इलेक्ट्रॉन छलांग मार के आ रहा हो किसी भी हायर शेल से तो ब्रैकेट, और अगर फिफ्थ पे आ रहा हो तो फंड। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, बाकी तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है। ये रडबर्ग फॉर्मूला आपका 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्केयर 1/n1 का स्केयर -1/n2 का स्केयर। n1 हमेशा लोअर वैल्यू होती है, n2 हमेशा हायर वैल्यू होती है। 1/λ इज वेव नंबर, ये वेव नंबर का सिंबल है। r की वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷, ये SI यूनिट मीटर के हिसाब से है। आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन एटम का केस है तो Z की वैल्यू आप 1 ले लोगे। लोअर शेल नंबर 2 है, हायर शेल नंबर 3 है, बाकी कैलकुलेशन है। हाँ जी,
अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी एंड रेडियस। रेडियस आपको निकालना है, एंगस्ट्रॉम में एनर्जी निकालनी है जूल पर एटम में, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये क्वेश्चन चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना लगे, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एक्चुअली फाइनल एग्जाम के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ जी, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला -2.18 n² z² जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, एटम किसका है? सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, लिखो। रेडियस अगर आपको एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखो, ज्यादातर चीजें आपको अगर अभी आप सही फोकस के साथ बैठे, बिकॉज कई बच्चे आने आकर भी नहीं आए होते, अगर आप सही फोकस के साथ बैठे हो तो लॉट ऑफ थिंग्स आर फॉर्मूला बेस्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कई सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड हैं, और मेरा तजुर्बा भी यही है, अगर फॉर्मूला आता है तो लार्जली आप क्वेश्चन कर पाओगे। थिंक अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू टफ क्वेश्चन। बोल बेटे। हाइड्रोजन और नहीं, ये एप्लीकेबल है टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, He+, Li2+, Be3+, खत्म। बोहर के सभी फॉर्मूले वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। वन इलेक्ट्रॉन किसमें है? हाइड्रोजन में, हीलियम के आयन में, लिथियम के डबल पॉजिटिव आयन में। भाई बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकालोगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? 3+। तो एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। इनफैक्ट ये ड्रॉबैक है बोहर थ्योरी का, एप्लीकेबल ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और ये भी अपना माइंडसेट आप लेके चलो कि 90% जो 11th के टीचर होते हैं दे आर प्रो थ्योरी, उनको एक्चुअली थ्योरी पसंद है। गिव पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी, उस पे जाएंगे, डिफाइन ऑर्बिट, डिफाइन ऑर्बिटल, डिफाइन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है थ्योरी पूछना। न्यूमेरिकल एक्चुअली वो हिसाब से पूछते हैं। तभी कह रहा हूं, अगर वो न्यूमेरिकल पूछेंगे तो वो मोस्ट कॉमन एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल पूछते हैं। जैसे अगला आ गया डिफाइन, चलो जी 12th, डिफाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या कहता है हाइजेनबर्ग, लिखो। बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, हाइजेनबर्ग, both position and momentum of subatomic particle, both position and momentum of subatomic, जो एटम से भी छोटा है, of subatomic particle like electron, both position and momentum of subatomic particle like electron cannot be calculated, cannot be calculated simultaneously, cannot be calculated simultaneously with accuracy, cannot be calculated simultaneously with accuracy। दोनों एक साथ निकाले नहीं जा सकते। cannot be calculated simultaneously with accuracy if both are determined together। अगर दोनों चीजें एक साथ निकालने का प्रयास करोगे, if both are determined together, there will be errors in measurement, if both are determined together,
there will be errors in measurement, and product of errors will be more than or equal to, product of errors will be more than or equal to h by 4 pi, more than or equal to h by 4 pi. फॉर्मूला बोलो, डेल्टा x डेल्टा p मोर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई. फिर आप ट्रेनिंग दे रहे हो कि आप डिफाइन कर रहे हो, अगर उस डेफिनेशन का फॉर्मूला बनता है फॉर्मूला दो, और वेले बैठे हो और आंसर पक्का करना चाहते हो. डेल्टा एक्स क्या है? एरर इन मेजरिंग पोजीशन. डेल्टा बी क्या है? एरर इन मेजरिंग मोमेंटम. एच प्लैंक्स कांस्टेंट. ये सब लिख के आते हैं. बहुत मजेदार लगता है जब आप एक ढंग से पेपर अटेम्प्ट करते हो, खुद को खुशबू आ रही होती है कि क्या होने वाला है. तो जो पास होने में फंस सकते हैं वो पास हो जाओगे, जो टॉप करना चाहते हो आप टॉप कर जाओगे अगर आपको लिखना आ गया. इसलिए कह रहा हूं, व्हेन यू हिट हार्ड, ढंग से मन से पेपर करो. लॉट ऑफ आप में से बच्चे अधूरे मन से पेपर करते हो. बी पार्ट, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए. क्यों? क्या कहा था डी ब्रॉगली ने? डी ब्रॉग ने क्या कहा था? पार्टिकल जब चलता है तो उसकी चाल वेव जैसी होती है. तो क्या कार वेव जैसी चलती है? तो फिर डी ब्रॉग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रो पार्टिकल. क्यों? क्योंकि मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम आएगी. वेवलेंथ कम होगी तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, वेव मोशन नजर नहीं आएगा. लिखो, according to D. Broglie, particle shows wave motion. According to D. Broglie, particle shows wave motion. This concept is not applicable for macro particles. This concept is not applicable for macro particles like stone, ball, etc. This concept is not applicable for macro particle like stone, ball, etc. because their wavelength is insignificant. तो आपने फॉर्मूला देके जरूर आना है डी ब्रॉगली का. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मैक्रो पार्टिकल जो हैं उनका मास ज्यादा होता है, वेवलेंथ कितनी कम होती है कि इट इज इनसिग्निफिकेंट. ये सेम बात हाइजेनबर्ग पे भी एप्लीकेबल है. हाइजेनबर्ग में भी जो एरर्स होती हैं वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं. तो ना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है और ना ही डी ब्रॉगली प्रिंसिपल प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम. तो आपको याद है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमेशा दो टॉप केस रहते हैं. तो आप बस सोचो, आप देखो यही तो कह रहे हैं, बहुत जनरल पेपर है. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या पूछ सकता है वो. तो अगर उसका कन्फिगरेशन पूछने का मन करेगा, उसका ध्यान जाएगा क्रोमियम पे या कॉपर पे. तो 24 है ऑफ बाउ के हिसाब से
जो फिलिंग पैटर्न है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक्सेप्शन केस है 4s1, 3d5। लेकिन बार बार सिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेल वाइज लिखना। आप बाउ आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है, अल्टीमेटली आपको शेल वाइज लिखना होता है। तो आप इसको शेल वाइज जरूर अरेंज करो, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ जी, विच इज नॉट पॉसिबल 3G और 4F। थर्ड शेल में होती हैं 3 सब शेल S, P, D, तो G संभव नहीं है। आंसर लिखो। 3G is not possible because 3G is not possible because in third shell 3G is not possible because in third shell only 3 subshells are allowed. In third shell only 3 subshells are allowed, that is S, P and D. In third shell 3 subshells are allowed, that is S, P and D. Hence 3G is not possible. Hence 3G is not possible. अगर फॉर्मूले से करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। एल मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल जो किसी शेल में अलाउड है वो है n-1। ऑल्दो आई एम नॉट ए फैन ऑफ फॉर्मूलाज, लेकिन जस्ट फॉर ए रिवीजन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल जो किसी भी शेल में अलाउड है वो है n-1। जब हम 3G के बारे में सोचते हैं तो शेल नंबर क्या है 3। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल जो थर्ड शेल में हो सकती है, अगर n की वैल्यू 3 हो, इसका मतलब अगर थर्ड शेल हो तो एल की एजीमुथल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2। टोटल वैल्यूज क्या होंगी 0, 1 एंड 2, जिसका मतलब है एस, पी और डी ही अलाउड है। ये भी जरूर लिखें। हाँ जी, अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, विच हैज हाई एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, 2s और 2p। तो ये टॉप क्लास क्वेश्चन आप कर रहे हो, लिखो जी फॉर हाइड्रोजन एटम, आंसर लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी, for hydrogen atom energy only depend upon principal quantum number. For hydrogen atom energy only depend upon principal quantum number. Therefore 2s and 2p will have same energy. Therefore 2s and 2p will have same energy. तो हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी केवल शेल नंबर पे डिपेंड करती है, सब शेल पे नहीं करती है, क्योंकि 2s और 2p दोनों का शेल नंबर सेम है, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम होगी। एक और लाइन लिखो, हेंस 2s and 2p आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। Hence 2s and 2p are degenerate orbitals.
सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, अब किसी एटम का नाम नहीं लिया, सवाल वही है विच हैज हाई एनर्जी, लेकिन किसी एटम का नाम नहीं लिया, बोलो जी, तो फिर आप क्या करने वाले हो, N+L रूल से फैसला करोगे। लिखो, आप चेक कर लो, सेकंड पार्ट में हाइड्रोजन एटम का जिक्र नहीं है, अगर एटम का नाम ना लिखा हो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट हो जाता है। लिखो, तो सेकंड पार्ट का आंसर है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी डिपेंड अपॉन N+L रूल, एनर्जी डिपेंड अपॉन N+L रूल। तो आपको देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको स्पिन तो देखनी नहीं है, तो पहले पार्ट में N+L की वैल्यू क्या है, आप चेक करो, N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, और सेकंड पार्ट में क्या है, 3+0, दोनों का N+L सेम आ रहा है। लिखो, N+L रूल ये कहता है जिसका N+L ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन केस ऑफ ए टाई, जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लिखो जी, एज दे बोथ हैव सेम N+L, एज दे बोथ हैव सेम N+L, hence higher the shell number, more is the energy, hence higher the shell number, more is the energy। जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा ली जाएगी। therefore N3L0, therefore N is equal to 3, L is equal to 0 will have higher energy, therefore N is equal to 3, L is equal to 0 will have higher energy। 15th, हाँ जी, व्हाट इज रॉन्ग। तो मैंने आपको कहा था कि ये टुकड़ों में पढ़ते हैं, सबसे पहले बोलते हैं N इज इक्वल टू 3, क्या थर्ड शेल होती है, होती है, सही है, आगे वो टिक करो, सही है। फिर L इज इक्वल टू 2, L2 का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो D। अब अपने आप से पूछो क्या थर्ड शेल में D होता है, होता है। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होती हैं, S, P, D होता है, यहां तक सब सही है। अगला आ रहा है M इज इक्वल टू -3, ये गलत है, क्रॉस लगाओ, इस पे बॉक्स में लेके क्रॉस लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर L की वैल्यू 2 हो तो ML की वैल्यूज क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1, +2, इसलिए आप बोलोगे M इज इक्वल टू -3 इज नॉट पॉसिबल। ये गलती है, स्पिन चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां गलती हो जाए वहीं खत्म हो जाता है खेल। बी पार्ट है, राइट L/M/S वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल। जनपत्री बनानी है, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, अगर थर्ड शेल में है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, और अगर L की वैल्यू 0 हो तो M की क्या वैल्यू हो सकती है, ओनली 0, -1, 0, +1, -2, -1, 0, +1 एंड +2, और स्पिन की वैल्यू +12, -12। आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, थर्ड शेल में होती है 3 सब शेल, L की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2। अगर L की वैल्यू 0 हो तो M की एक ही वैल्यू हो सकती है 0। अगर L की वैल्यू 1 हो तो M की 3 वैल्यूज होती हैं, -1 0, +1 Px Py Pz, -1 0, +1 Px Py Pz।
एल की वैल्यू 2 का मतलब डी है, डी सब शेल में 5 डब्बे होते हैं, डब्बों के नंबर -2 -1 0 +1 +2, डब्बों के नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स के -y स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। 16th, ड्रॉ द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। डोनट शेप होती है जी इसकी, आपको पता है सबसे यूनिक ऑर्बिटल है ये। इसमें एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में और जेड एक्सिस में लोब होता है, इसे डोनट शेप कहते हैं। टू एस 2p 3p 4p किस पे ज्यादा न्यूक्लियर का चार्ज लगेगा? जितना पास होता है उतना अट्रैक्शन ज्यादा होती है। लिखो जी, लिखो द सबशेल्स विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। Subshells which are closer to the nucleus experience greater nuclear charge. Subshells which are closer to the nucleus experience greater nuclear charge. ऑर्डर लिख लो। तो क्योंकि 2p न्यूक्लियस के पास होता है इसलिए 2p पे न्यूक्लियर का चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, जिस मर्जी नाम से वो पूछ ले, ज्यादा होगा। हाँ जी, नोड लिखो। लिखो, इट्स ए स्पेस विद इन द ऑर्बिटल, इट इज द स्पेस विद इन द ऑर्बिटल where probability of finding electron is 0। ऑर्बिटल के अंदर की वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 है। स्पेस विद इन द ऑर्बिटल where probability of finding electron is 0, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 है। बी पार्ट है, एंगुलर नोड कितनी होंगी 3D में? सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नोड दो प्रकार की होती है, एंगुलर और स्फेरिकल। एंगुलर नोड को प्लैनर नोड भी कहते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एल, मतलब जो सबशेल का एल की वैल्यू होगी उतनी ही उसके अंदर एंगुलर नोड होंगी। क्या दिया हुआ है आपको? 3d, डी में एल की वैल्यू क्या होती है? 2, इसका मतलब कितनी एंगुलर नोड्स होंगी? 2। लिखो, नोड दो प्रकार की होती हैं, एंगुलर नोड, स्फेरिकल नोड। एंगुलर को प्लैनर नोड भी कहते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में कितनी एंगुलर नोड होंगी उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एल, मतलब जो एल की वैल्यू होगी उतनी एंगुलर नोड होंगी। और सी पार्ट है, स्फेरिकल नोड निकालनी है आपको 2p में। हाँ जी, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड का एक और नाम बोलो, इसको रेडियल नोड भी कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला n-l-1। आपको 2p दिया हुआ है, 2p में n की वैल्यू क्या है? 2 और l की वैल्यू क्या है? 1। शेल नंबर 2 है और l की वैल्यू होती है 0 1 2 3। s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, तो 0 आंसर है। इसमें कोई स्फेरिकल नोड नहीं है। अब ये अपने में एक कंप्लीट क्वेश्चन है, इसके बियॉन्ड आ ही नहीं सकता, तभी आप लोगों को इस पैकेज पे थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा। और इसमें जो जो भी दिया आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आते आपको पढ़ाई ठीक से नहीं आती है, पैकेज ढंग से पढ़ के जाओ। नोड में इसके अलावा कोई सवाल नहीं निकलता। एंगुलर भी पूछ लिया, स्फेरिकल भी पूछ लिया, डेफिनेशन भी पूछ ली। नेक्स्ट,
हाँ जी, डिफाइन ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं बाबू जी? लिखो जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट। बाबू जी कहते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट, जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। सो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ filling pattern is according to Aufbau the filling pattern is, तो एटॉमिक नंबर 30 तक का आप देके आ जाओ। अगेन मैं कह रहा हूं ना, आप समझो क्वेस्ट एक वर्ड होता है, क्वेस्ट, चाहा, इच्छा। इच्छा क्या है? टू स्ट्रेंथन योर आंसर। और जब ये लाइन लिखते हैं लो एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, तो लगता है कि कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ और लिख सकते हैं क्या? तो एक फिलिंग पैटर्न दिया होगा कि अल्टीमेटली आप बाउ ने सिखाया क्या आपको? इलेक्ट्रॉन भरना। ऑफ बाउ का मतलब यही होता है, टू फिल। तो थोड़ा सा एक पैटर्न दिया हो। हाँ जी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम। ये किसने कहा था? पॉली ने कहा था जी, पॉली चाचा। लिखो जी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सी पार्ट आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3py में 1 है और 3pz में 0 है। बताओ इसमें क्या गलती है? यहाँ पे हुंड रूल फॉलो नहीं हो रहा। नाराज हो गए मामा जी? देखो जी, हुंड रूल इज वायलेटेड, उल्लंघन हुआ है हुंड रूल का। सी पार्ट है हुंड रूल इज वायलेटेड। हुंड रूल इज वायलेटेड। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रूल क्या था याद करें? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in a subshell will not start. Pairing of electron in a subshell will not start unless pairing of electron in a subshell will not start unless each degenerate orbital each degenerate orbital is occupied singly. Each degenerate orbital is occupied singly. 3px, 3py और 3pz ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं एक सबशेल के। इनमें इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते वक्त पेयरिंग तब तक नहीं करनी जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना बढ़ जाए। 3px में 2 है, 3py में 1 है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनको ऐसे बांटना था। सो जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 3px1, 3py1, 3pz1। 3pz में 1 भी ना देना और 3px में 2 कर देना। ये हुंड रूल का वायलेशन है। 19th मैंने डी ब्रॉग और हेजनबर्ग का एक एक न्यूमेरिकल रख दिया ताकि आपका हाथ एक बार बैठे इस पे। तो कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इलेक्ट्रॉन का मास, स्पीड आपको दे रखी है, आप इसको सॉल्व कर लेना, मीटर में आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हेजनबर्ग का है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, डेल्टा पी निकालना है। अगर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज प्लस -1 एंगस्ट्रॉम, तो आपको पता है जो प्लस माइनस दे रखा होता है ये क्या होता है? एरर।
डेल्टा एक्स दिया हुआ है आपको 1 एंगस्ट्रॉम, डेल्टा पी आपको निकालना है। हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला, नॉर्मली सॉल्व करते वक्त इक्वल टू का साइन पकड़ लेते हैं। एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैंने ये सॉल्व नहीं करा हुआ, आप खुद सॉल्व कर लेना। आपको अनसर्टेनिटी एरर इन पोजीशन दे रखी है, मतलब डेल्टा एक्स दे रखा है और आपको डेल्टा पी निकालना है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आप निकाल पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो व्हाट इज साई स्क्वायर? तो श्रोडिंगर ने ये टर्म दी थी, साई। साई वेव फंक्शन होता है और साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी। लिखो जी, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बी पार्ट है आपको साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है फॉर 2s। इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कैसे वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, ये आपको बताना है। 2s में याद रखो कि एक स्फेरिकल नोड है। स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। इसमें एक नोड है और नोड वो एरिया होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 होती है। तो जब ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है, दो ही ग्राफ थे 1s और 2s, खराब मत कर देना खेल को। तो ये ग्राफ शुरू होता है, फिर ये ग्राफ एक्सिस टच करता है, फिर हल्का सा राइज होता है, फिर फॉल होता है और फिर इसको ऐसे छोड़ देना होता है, लाइक दिस। ये हिस्सा नोड कहलाता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या था कि आप न्यूक्लियस से बाहर आए, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये न्यूक्लियस होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कम होती जाती है और फिर आपको याद है संभावना 0 हो जाती है, बिकॉज इस ऑर्बिटल के अंदर एक नोड है। और फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो संभावना बढ़ती है, फिर घटती है और फिर वो खत्म हो जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी इसी सहारे रिवाइज करना चाहें तो ये चार्ज क्लाउड डायग्राम कहते हैं इसको, 2s का। आप देखोगे कि इसमें दो एरियाज आते हैं डॉट वाले, उसके बीच में एक प्लेन एरिया होता है जिसको नोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना दो जगह ज्यादा है, एक जस्ट न्यूक्लियस के बाहर और एक फिर थोड़ा न्यूक्लियस से दूर। इतना काफी है आज के लिए। कल आपकी क्लास है 3:40 से 6:30। अगेन 20 मिनट का ब्रेक देंगे आपको इसके बीच में। इसमें आप रेडॉक्स ही लेकर आओगे, रेडॉक्स में आगे बढ़ेंगे।